नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। अब देखिए, चुनावी साल आ चुका है क्योंकि अगले साल तो सरकार बन ही जाएगी मार्च तक, लेकिन 27 के सत्ताधीश कौन होगा, आज इस मुद्दे पर बात होगी। क्योंकि हर पार्टी अपनी ताकत लगा रही है, रणनीतियों में पूरी ताकत झोंक रही है। यूपी में 27 की जंग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर पार्टी ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कमर कस ली है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा सांसदों के साथ अहम बैठक की और नेताओं को पीडीए पर फोकस करने का निर्देश दिया है। और उसके बाद 27 में 37 वाला दाव वही बिहार की राजनीति से निकलकर नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्हें कार्यभार संभाल लिया है। रायबरेली से वायरल हुई एक तस्वीर में यूपी की सियासत में एक नई बहस भी छेड़ दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्रिकेट की जर्सी में दिखाता है। ये पोस्टर सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि बड़े सियासी संकेत भी है। सवाल यह है, क्या पीडीए समीकरण के सहारे 2027 और 2029 के लिए विपक्ष की नई रणनीति जमीन पर उतर रही है? और क्या दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर यूपी की राजनीति का केंद्र बनने वाली है? क्योंकि यही इशारा करती है, क्योंकि 2024 में कांग्रेस और सपा मिलकर लड़े तो फायदा हुआ, तो हो सकता है कि 27 में ऐसा हो और 29 में फिर भी ऐसा देखने को मिले। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। इस बैठक में सपा के लोकसभा के 37 और राज्यसभा के 4 सांसदों के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीटिंग का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति तैयार करना रहा। अखिलेश यादव ने मीटिंग के बाद अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर मिशन 27 को लेकर अपना प्लान बताया। उन्होंने लिखा, 37 जिताएंगे 27, हम मिलकर पीडीए सरकार बनवाएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। बैठक में मिशन 27 के अलावा सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ संगठनात्मक मजबूती पर विस्तार से चर्चा की गई। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। सपा की बैठक में संसदीय क्षेत्रों में विशेष गहन संशोधन यानी SIR से जुड़ी रिपोर्ट पर भी फोकस रहा। इसके साथ ही सांसदों को संसद के बजट सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नितिन नवीन अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई। जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी नेतृत्व को नितिन नवीन से संगठन को नई ऊर्जा देने की उम्मीद है। देखना होगा युवा नेतृत्व में बीजेपी कितनी बड़ी राजनीतिक लकीर खींच पाती है। तो बीजेपी ने भी कमर कस लिया। आपने देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तो बन गए, साथ ही साथ आपने यूपी में भी देख लिया, पंकज चौधरी को कमान मिल गई। तो अब बीजेपी भी अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने पर काम करेगी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 27 के लिए भी अपने चुनावी मंथन पर जोर दिया। 37 का उन्होंने नारा, क्योंकि 37 सांसद बने और वो 27 के सत्ता दिलाएंगे, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए रहेंगे। कौन कौन खास मेहमान है, जल्दी से परिचय करा दूं। धर्मेंद्र सिंह जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी, को जुड़ भी गए, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश है, दलित चिंतक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आनंद दुबे, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, बीजेपी अपनी रणनीति पर, कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है। तो मायावती भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि दलित और सवर्णों को जोड़ लिया जाए, तो फिर जैसे 2007 में सरकार बनाई तो ऐसा कोई अचंबा या अजूबा हो जाए। ये सब मानकर चलते हैं, इसी पर हम बात करेंगे। दुबे साहब, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे। अखिलेश यादव ने आज अपने सांसदों के साथ बैठक की और एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया कि 37 दिलाएंगे 27 की सत्ता। सर, टेंशन, क्योंकि पीडीए हिट रहा है इनका 2024 में। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी को पूरी छूट है। वो 37 दिलाएंगे, 27 की सत्ता लिख लें, वो ये लिख लें कि हम उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीत लें। आज एक पोस्टर भी लगा था क्रिकेटर विराट कोहली और किसी और का, जिसमें लिखा गया था कि ये लोग 27 में फतेह करेंगे। तो दरअसल है क्या, समाजवादी पार्टी या पोस्टर और नारों की पार्टी है।
इनके पास बचा कुछ है। आप ये देखिए, इसी के 2024 में झूठ साच बोलकर, कुछ गलत फहमी फैलाकर, किसी कारणवश कुछ सीटें ज्यादा आ गई, लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए आप उसका रिजल्ट उठा कर देख लीजिए। न केवल उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर, और अभी तो महाराष्ट्र में भी ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो क्या स्थिति है, ये जनता ही स्पष्ट कर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी को देश में भी और प्रदेश में नए अध्यक्ष मिले, ऊर्जावान अध्यक्ष मिले, अनुभवी अध्यक्ष दुबे मिले। साहब, जैसे पीडीओ को ये धार देने में लगे और हर अभी देखिए जिस भी सांसद से बात की कि हमें पीडीओ को मजबूत करना है, और उसी पीडीओ ने 2024 में आपने देख ही लिया, आपने खुद भी कबूल कर लिया, चाहे वो झूठ बोलकर जैसे भी हुआ, लेकिन पसीने छुड़ा दिए, तो टेंशन तो होती है ना सर फिर। बिल्कुल टेंशन है, लेकिन इनका जो पीडीए है वो स्पष्ट हो चुका है। पीडीए मतलब पार्टी ऑफ डिम्पल जी एंड अखिलेश। ये डिम्पल जी और अखिलेश जी की पार्टी है, ये स्पष्ट। पीडीए का यही फुल फॉर्म है, यही मतलब है। और समय समय पे इनके ए का मतलब भी बदलता रहता है। ये खुद ही स्पष्ट नहीं कर पाए कि इनके पीडीए का क्या मतलब है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि जितने भी चुनाव 24 के बाद आप उनका रिजल्ट उठाकर देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी हो या इनके सहयोगी जो गठबंधन के दल है, उनकी क्या स्थिति, वो धरातल पर कहाँ टिकते हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ दावे के साथ कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार है। 27 में सुपड़ा फिर से साफ होगा। मैं धर्मेंद्र जी आपने सुन लिया दुबे साहब को, 27 में इनका फिर सुपड़ा साफ होने जा रहा है और पीडीए नहीं चलेगा। वो कह रहे हैं कि 2024 में पीडीए का इन्होंने झूठा वो बात कही थी, अब वो चल गया, लेकिन बार बार थोड़े होगा। नहीं, झूठ कौन बोल रहा था, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने बताने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया। 2017 के बाद से जो 12 से 17 में हम लोगों ने नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आधी आबादी के लिए, गांव के विकास के लिए, शहरों के लिए, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए, एक्सप्रेस वेज के लिए, मेट्रोज के लिए जो हमने शुरुआत की थी, जब योगी आदित्यनाथ जी के रूप में झूठ के साथ धर्म का कॉकटेल मिला करके लड़ने का प्रयास किए, तमाम वादा किए और उस पर खरे नहीं उतरे। आज तक अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र की बात इन्होंने मंचों से कभी की नहीं। इसीलिए 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जयप्रकाश जी इनका रथ रोक दिया, उत्तर प्रदेश में 33 पर लाके खड़ा किया। और वो जो बुनियादी सवाल लेकर के हम उत्तर प्रदेश, लेकिन धर्मेंद्र जी इसे इस नजरिए से ना देखें भाई, वो अगर एंटी इनकम्बेंसी थी या वो नाराजगी थी, वो झूठ थी, तो वो थी केंद्र सरकार के खिलाफ, तो वो तो कहेंगे नहीं भैया हमारी सरकार के खिलाफ थोड़े थी, योगी सरकार के खिलाफ थोड़े थी। वो तो इस नजरिए से भी इसको देखा नहीं जा सकता है क्या? नहीं जयप्रकाश जी, आपको उस नजरिए से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा गुस्सा उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ भी था। उसका कारण था ये लोग लगातार झूठ बोलते रहे, चाहे नौकरियों की बात हो, नौजवानों को किस तरह से परीक्षाओं पे परीक्षाएं जारी होती थी, निरस्त होती थी, और लगातार सिलसिला चल रहा है। जिस तरह से वादा किया कि अभी 2022 में जब आए तो इन्होंने वादा किया कि पहुंचते ही पहले साल में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे देंगे, पूरा नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, पूरा नहीं किया। हम लोहिया ग्राम आवास योजना, लोहिया ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना के माध्यम से गांव का विकास कर रहे थे, चाहे सड़कों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, उसमें कॉलोनी की बात हो, सोलर लाइट की बात हो, समाजवादी पेंशन की बात कर रहे थे। और तो लैपटॉप, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी यहाँ विजय उपाध्याय जी बैठे हैं, उसका कितना उपयोग हुआ कोविड के दौरान, जब पूरा सब कुछ स्टाफ हो गया था, सारा तालाबंदी की स्थिति हो गई, सड़कें सूनी हो गई थी, तो केवल टेक्नोलॉजी जो दूरदर्शिता हमारे धर्मेंद्र जी, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चल रहे हैं, नौजवान पढ़ भी पाया, दुनिया मेहमानों से ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी लौटूंगा। प्रियंका गुप्ता भी देखिए रायबरेली पोस्टर लग रहे हैं, मैं देख रहा था। हालांकि ये यूपी के दो लड़के, मान लिया जाए 2027 में फिर एक साथ नजर आएंगे। हालांकि विधानसभा में तजुर्बा आपका फेल रहा है, लोकसभा में ठीक है, हिट रहे यूपी की दो जोड़ी जो नजर आई, लेकिन कप्तान होंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया 2027 में, कांग्रेस रहेगी पीछे ही। देखिए आगे पीछे नहीं होता है, हकीकत ये होती है कि जीत जीत होती है। 2024 में जैसे आपने कहा कि रिजल्ट बढ़िया था, तो बढ़िया था, फिर कौन आगे था, कौन पीछे था, कौन दाएं था, कौन बाएं था, इससे मतलब नहीं होता। वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी तो 40 दलों के साथ सरकार चला रही है, कौन आगे कौन पीछे इससे नहीं मतलब है। आप देखिए कि क्या हो रहा, हमारा आपसी में जो है लड़े जा रहे हैं,
तो वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसके बारे में भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज हो क्या रहा, आप बताइए। कि बात डेवलपमेंट पे करनी चाहिए तो हो नहीं पा रही है। बात करनी चाहिए कि किस तरीके से एक युवा जो नोएडा में वो जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उसके बेसमेंट में डूब के मर गया। 2 घंटे तक वो चिल्लाता रहा, बचाव और राहत के कार्य के लिए वहां तक मुश्किल से ही कुछ पहुंचा। नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार थी कि कौन जिम्मेदार था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कुछ भी क्या? मतलब इतनी निकम्मापन है कि हमारे पास कि एक व्यक्ति को 2 घंटे तक हम निकाल ही नहीं पाए। वो भी कहा, कोई नदी नहर से नहीं निकालना था, कोई उसको तालाब से नहीं निकालना था, उसको कहां से निकालना था? कंस्ट्रक्शन साइट से निकालना था, नहीं निकाल पाए। ये तो हमारी हालत है उत्तर प्रदेश की। और आप बताइए नोएडा अथॉरिटी के पास कितना बजट होता है? क्या उस कंस्ट्रक्शन साइट पे एक भी वार्निंग बोर्ड नहीं थे? ठीक है प्रियंका जी, मुद्दे आप पर बहुत है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या सपा को वनवास से निकलवा पाएंगे आप? कांग्रेस क्योंकि साथ में खड़ी रहेगी, इशारा तो यही है, लेकिन क्या सपा का वनवास खत्म करवा पाएगी कांग्रेस यूपी में? वनवास तो भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, क्योंकि वनवास अगर जाने वाली नहीं होती तो वो क्यों कह रही होती कि भैया वोटर बताए, अग्नि परीक्षा दे कि वो वोटर है कि नहीं है। अब तो यहाँ तक हद हो गई कि अब शंकराचार्य जी को भी अग्नि परीक्षा नहीं पड़ेगी और पूछ रहे हैं कि भैया शंकराचार्य जी शंकराचार्य है कि नहीं है। और ये वही शंकराचार्य जी है 2021 से लेकर 25 तक उसी माघ के मेले में लगातार शाही स्नान करते रहे अपना छत्र के साथ, और उसके बाद आज उनसे ये पूछा जा रहा है। मतलब दिस इज सो फनी। और ये भी पूछिए कि अब भैया मणिकर्णिका घाट पे उन मूर्तियों को भी अपना साक्ष्य देना पड़ेगा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि भैया मूर्ति कहाँ टूटे, कैसे टूटे, ये भी बताना पड़ेगा। चले तो प्रियंका जी मैं लौट रहा हूँ। एक रिएक्शन में दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, डॉक्टर सतीश प्रकाश, दलित किधर देख रहा है? क्योंकि मायावती चाहती है कि दलित और सवर्णों का गठजोड़ करके फिर से सरकार में वापसी की जाए। उन्होंने इशारा भी किया कुछ दिन पहले। आपको लग रहा है कि दलित जो मायावती का कैडर वोटर है वो बीएसपी के साथ जाएगा, या आपको लग रहा है कि पीडीएफ फॉर्मूला भी अब पसंद आ रहा है? जो दलित कभी समाजवादी पार्टी से दूर जाता था वो दलित कहीं ना कहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा। नहीं, पीडीए में दलित है कहां? ये पिछड़ा दलित है ना। समाजवादी पार्टी पीडीए की रोज जी हाँ, समाजवादी पार्टी पीडीए की डेफिनेशन रोज नहीं बदलती है, तो वहां दलित नहीं है। देखो दलित का वही रहेगा जहां उसके पास सम्मान रहेगी। 2012 से लेकर के 2017 की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की देखी है, उस सरकार ने क्या किया ये आप भी जानते हैं। दलित उस बात को लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं संशय की नजर से देखता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि जो वर्तमान सरकार है, जो योगी सरकार है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता उसमें दलित नहीं है, तमाम वर्गों के लोग, तमाम अगड़ी पिछड़ी तमाम वर्गों के लोग जो बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। हर व्यक्ति को सवाल नहीं है, एक बेरोजगार आदमी कभी परीक्षा नहीं देगा, परीक्षा देगा तो कहीं ना कहीं पेपर आउट हो जाएगा। पेपर कौन आउट करेगा? अगर अभी 996 जो पोस्ट निकली है हायर एजुकेशन की चेयरमैन तो आराम से निकाल जाती है 2 महीने पहले, लेकिन फंसता कौन है? बाबूलाल टाइप के लोग फंसते हैं। अभी वो लोग नहीं आ पा रहे कि कहां से पेपर निकला। दूसरी बात, ये बड़ा मैं प्रियंका जी की बात से, ये एक सवाल है कि जो सरकार, जो पुलिस, जो व्यवस्था तमाम लोगों के एनकाउंटर कर रही है। नोएडा जैसी जगह में एक युवा व्यक्ति, और कोई ऐसी नहीं था, वहां बाकायदा पुलिस भी पहुंची, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, वहां तमाम व्यवस्थाएं थी, उनके पास नाव भी थे, उनके पास रस्सी भी था। एक व्यक्ति 2 घंटे तक 20 शहर के अंदर अगर सरकार से मदद मांगता रहा और सरकार उसको नहीं बचा पाई तो यह सरकार के ऊपर बहुत गंभीर प्रश्न है। दूसरी बात, कानून व्यवस्था आज बहुत, आप एनकाउंटर जरूर कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था इतने एनकाउंटर करने के बावजूद भी अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत बेहतर नहीं है, हर व्यक्ति के मन में एक सवाल है। और अब एक बात को लेकर के लोगों को और भी चिंता है। डॉक्टर सतीश अब देखिए ठीक है, लेकिन देखिए बीजेपी जो दावा करती है, बीजेपी तो कहती है ना कि देखिए आपने भी देखा अब तक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही सरकार गिरती रही है। अखिलेश यादव का क्या हश्र हुआ क्योंकि वहां कानून लॉ एंड ऑर्डर के बजाय, लेकिन पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि योगी सरकार कम बैक करके आई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और उसी की दुहाई बीजेपी आज भी देती है कि पहले देखिए आपराधिक छवि थी, लोगों को डर लगता था सड़कों पर, आज वो डर खत्म हुआ नहीं हुआ? पहले तो दलितों के प्लॉट छिन जाते थे ना, कब्जा हो जाता था ना।
जी जी, देखिए आज इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि 2012 से लेकर के 2017 की जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। उसी का लाभ कहीं ना कहीं योगी जी उठा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2007 से लेकर के 2012 तक का भी माहौल देखा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के एमपी या विधायक के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो बाकायदा बहन जी खुद उसको अपने घर से गिरफ्तार करते हैं। अगर आप उस समय के लोगों के रोजगार के धर्मेंद्र, मैं जवाब बीजेपी से भी लूंगा इस पर। धर्मेंद्र जी जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे विजय उपाध्याय जी को जुड़ना जल्दी से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी? हाँ, मैं धर्मेंद्र जी का ऑडियो उठाएगा जा रही, बहुत सॉफ्टली सब चल रहा था जी। आवाज जा रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत सॉफ्टली चला और कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं थी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा जरूर था जो आज नहीं संभल रहा। योगी जी की सरकार में केंद्र की भी उनकी सर, वो तो कह रहे हैं डी तो है ही नहीं ना आपके पीडीए में। चाहे दलित जी तो कह रहे हैं कि आपका दलित है ही नहीं। मैं बता रहा हूं। हाँ। नहीं जयप्रकाश, मैं बता रहा हूं वो समझ नहीं पा रहे होंगे, वरिष्ठ साथी हैं, मैं उनको बता रहा हूं। देखिए, दलित संबंधी अपराध हो, महिला संबंधी अपराध हो, बच्चों संबंधी अपराध हो, उसमें पूरे में लगातार उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ, तब जब लगातार फेक इनकाउंटर्स हो रहे। दूसरी बात, भाई सतीश जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूं। हमारे में पीडीए में हर वर्ग है, दलित है विशेष रूप से, चूंकि बड़ी संख्या में वो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, हिस्टोरिकल रूप से पीछे छूटे हुए हैं, पिछड़े हैं। जो समाज का पीड़ित तबका सब हमारे साथ है। हम पूरे समाज की जो बुनियादी सवाल है उनको लेकर के आगे बढ़े। मैं लौटूंगा बाबा साहब भीमराव धर्मेंद्र जी, वो सब आपने के दौर में देखा है, दलितों को आपने सामाजिक न्याय, यूनिवर्सिटियां बदल दी गई, सामाजिक जिले बदल दिए गए, दलित महापुरुषों के नाम पर सबने देखा है, वो पीछे है, वो सबकी सरकार में ऐसा ही होता है। उससे आगे आइए। ये सतीश प्रकाश को भी याद होगा कि दलितों के महापुरुषों के नाम पर यूनिवर्सिटी रखी गई, जिले के नाम रखे, वो आपने बदले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय, चलिए मैं लौट रहा हूं, काशीराम जी के सामाजिक न्याय को लेकर के दलितों की चिंता हमें, हम उनको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उनका भरोसा हम पर बढ़ा है। विजय उपाध्याय जी का रिएक्शन ले लूं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय उपाध्याय, आप कैसे देखते हैं 27 की इस जंग को? देखिए, अब वो कह रहे हैं कि 37 मतलब भाई पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी सत्ता के ख्वाब देख रही है। मायावती को आप देख ही रहे हैं, वो चाह रही है कि दलित और सवर्णों का गठजोड़ हो जाए तो कुछ उनकी भी कहीं ना कहीं किस्मत खुल जाए। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कह रही है, योगी उनके लिए एक बड़ा चेहरा है। 27 की जंग किस ओर जाएगी? क्योंकि 4 बड़ी पार्टियां फ्रंट पर, नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी पार्टियां नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बड़े गठबंधन हैं। अब मैं बड़ी पार्टियों का जिक्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस भी राष्ट्रीय पार्टी है। जी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बड़ी पार्टी है वो बीजेपी नंबर 1, नंबर 2 समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस और बसपा है। लेकिन 27 की लड़ाई में अगर ये गठबंधन के साथ दोनों दल रहते हैं, कांग्रेस और बसपा, तो ठीक है। अलग अलग लड़ेंगे तो इनका हश्र क्या होगा कोई नहीं जानता है। मुझे भी आंकड़े बताने में संकोच हो रहा है कि क्या इनका वोट परसेंटेज हो सकता है। तो मेजरली जो फाइट होगी वो एनडीए और इंडिया अलायंस में होगी, अगर अलायंस होता है तो। अदरवाइज बीजेपी और समाजवादी पार्टी में होगी। और देखिए, अखिलेश ने आज ये संदेश क्यों दिया, 27 में वो 37 जिताएंगे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की 4 जून 2024 को 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जीत के आए। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 जून 2024 को बन गए। और जो चैलेंज छिपा है बीजेपी के सामने, उस लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हर जिले से हार के कारणों के बारे में रिपोर्ट मंगाई। वो रिपोर्ट मंगाई गई और उसको सरकारी कार्यालय की तरह रख दिया गया कार्यालय में। अगर उसके पन्ने नहीं बीजेपी पलटेगी और हार के कारणों को तफसील से देखेगी नहीं, तो उसके सामने बहुत चैलेंज है। लखनऊ जैसी सीट में विधानसभा, लोकसभा भले राजनाथ जी जीते, लेकिन 2 विधानसभा सीटें वो हार गए। तो इसलिए बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, नंबर 1। नंबर 2, एसआईआर में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो इनपुट आ रहे हैं और जो आपस में टकराव है, वो बहुत खतरनाक संकेत दे रहा है। तो बीजेपी के सामने कई तरीके की चैलेंज हैं और अखिलेश इस चीज को समझकर उसी हिसाब से अपनी पत्ते को जैसे मैं विजय उपाध्याय जी, अभी जैसे एसआईआर का मुद्दा इन्होंने बिहार में लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। हालांकि यूपी में उसको लाए, यूपी में ला रहे हैं, लेकिन वो भी अब मुझे नहीं लग रहा कि वो मुद्दा इतना बहुत हावी हो पाएगा। चलिए, आप और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। एक एसआईआर मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं पीडीए के फॉर्म पर ही खेलना चाहती है, पीडीए की पिच पर ही खेलना चाहती है समाजवादी पार्टी। देखिए, पीडीए की पिच पे खेलेगी वो अलग बात है,
उत्तर प्रदेश में जिनको आप SC/ST कहते हैं, दलित तो मैं कहता नहीं, वो श्रेष्ठ हो चुके हैं, और जिनको आप पिछड़ा कहते हैं वो और ज्यादा श्रेष्ठ हो चुके हैं। तो अब कोई ना टेक्निकली आप लीगली कह सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि अब काफी आर्थिक विकास हो चुका है, सोच समझ बहुत डेवलप हो चुकी है लोगों की। दरअसल 27 की जो लड़ाई है, जो मूल बात है SIR की, उसमें बिहार जैसा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी देखने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बिहार में SIR से विपक्ष पिछड़ गया, क्योंकि मुद्दा ही गलत चुन लिया था उन्होंने। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुद अपने SIR के मुद्दे पर खुद ही इंटरनल फाइट में फंसी हुई है कि वोट कम हुए तो किसके कम हुए, क्यों कम हुए, क्या पन्ना प्रमुख निकला, क्या इनके कार्यकर्ता निकले, क्या बूथ एजेंट निकला, वो सारे सवाल बीजेपी के भीतर भी घूम रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा में आ रहे हैं। तो असल चीज वो है कि जो अध्ययन एक करके लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का बीजेपी ने जो दस्तावेज बनाया था, उस दस्तावेज को हम लोगों ने प्रकाशित किया था। अगर उसको ये पार्टी कार्यालय में रख के उस पर धूल पड़ रही है तो बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ता जाएगा। मैं बता रहा हूं ना कि लखनऊ में भी बीजेपी सभी विधानसभा सीटें नहीं जीती थी, इसके सामने चैलेंज बहुत बड़ा। बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंज है और ये ऐसा नहीं है। आनंद दुबे साहब, हैट्रिक की आप जो रहा ख्वाब देख रहे हैं, मैं आ रहा हूं लौट के। सतीश जी जल्दी से कुछ कहना तो थोड़ा सा 30 सेकंड में जाओ, क्योंकि मुझे उनसे मैं विजय जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। SIR को लेकर के अगर आप सारे के सारे 2.89 करोड़ वोटों को अगर विधानसभा से डिवाइड करेंगे तो हर विधानसभा के अंदर 70,000 वोट कट रहे हैं। और 70 तो इनकी टेंशन तो बढ़ी है ना, बीजेपी वाले खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि भैया वोट बढ़वाइए, वोट बढ़वाइए। 80% सीटों का चेंज। जी बिल्कुल। दुबे साहब हैट्रिक की राह इतनी आसान नहीं है आपको जो लग रहा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, प्रियंका जी ने भी गिनाए, धर्मेंद्र जी ने भी गिनाए, सतीश जी ने भी गिना दिए कि मुद्दे बहुत सारे हैं। और मुद्दे अभी देखिए, SIR का मुद्दा अभी गिनाया कि SIR को लेकर टेंशन में तो है बीजेपी। खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि भैया जाइए वोट जुड़वाइए, वोट कहां कटे आपकी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आप लॉ एंड ऑर्डर बेहतर की कह रहे हैं, लेकिन सतीश प्रकाश जी को लग नहीं रहा है लॉ एंड ऑर्डर है, और वो कह रहे हैं कि पिछड़े दलित पर अत्याचार हुआ है। धर्मेंद्र जी, प्रियंका जी और कह रहे हैं साधु संतों को आप परेशान कर रहे हैं। ये तो आपने देख ही लिया है। देखिए, बहुत स्पष्ट बता दो आपको, हैट्रिक जो हम लगाने वाले और दमदार तरीके से हैट्रिक लगेगी। हमने जो कार्य किया उसके आधार पर लगेगी। अब जो लोग PDA का झूठा नारा दे रहे हैं, जो दलितों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कालखंड में दलित समाज पर कितने अत्याचार किए, यहाँ तक कि उनके महापुरुषों को नहीं छोड़ा, उन पर सवाल उठाए। बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया तक बता दिया आजम खान साहब। इसके अलावा आपने नाम बदले, आपने बहन मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, उनकी हत्या तक करने की कोशिश की। तो इसको दलित समाज भली भांति जानता है और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र समझती है। अब अगर आप आ जाइए कि ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, इनके पूरे कालखंड में समाजवादी पार्टी 1,95,000 सरकारी नौकरी दे पाई थी 5 साल में, पूरे 5 साल में 1,95,000, और हमने अब तक 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी। तो ये कहीं टिकते ही नहीं है और बिना भेदभाव के भी है। इनके समय में उत्तर प्रदेश क्या GST 13 लाख करोड़, आज वो बढ़ के 30 लाख करोड़ के आसपास है। इनके समय बजट का आकार क्या था? 3.25 लाख करोड़, आज वो बढ़ के 8 लाख करोड़ हो गया है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आज वो दूनी हो गई है। हर एक चीज में, चाहे आप एक्सपोर्ट में देख लीजिए, चाहे बिजली की व्यवस्था में देख लीजिए, चाहे कानून की व्यवस्था में देख लीजिए, इनके समय में तो गुंडे माफियाओं का राज था। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए कोर्ट जाते थे, और तो और एक से एक दंगे, कोई ऐसा शहर नहीं बचा जहां दंगा नहीं हुआ। दुबे साहब एक रिएक्शन ले लेता हूं। धर्मेंद्र जी जल्दी से, फिर प्रियंका जी से लूंगा, ठीक है। जय प्रकाश जी, मुकदमे जो एक संवैधानिक प्रमुख पर बैठा व्यक्ति अपना मुकदमा खुद वापस ले रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? उस पर क्या बात करना। हाँ, खुद ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, ये GDP की प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे। ये बड़ा इनको गर्व होगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश जहां हम लोग बैठे हैं, ये दोनों में नीचे से कंपटीशन है, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 कौन होगा?
जीएसडीपी की बात जरूर कर रहे हैं, न प्रति व्यक्ति आय की बात कर पा रहे हैं और न परचेज पावर की बात कर पा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की क्षमता खत्म हो रही है। 54,000 रुपए संतों, अब सुनिए तो सुन लीजिए, नफरत की पॉलिटिक्स यहां तक पहुंची कि कपड़े से पहचानते पहचानते अब ये संतों को भी पीटने लगे, संतों का मान मर्दन करने लगे। शंकराचार्य जिसमें माना जाता है साक्षात शंकर का स्वरूप है, उनका छत्र तोड़ रहे हैं, उनको सनातन की परंपरा का निर्वाह करने से रोक रहे हैं। और साथ साथ काशी, जो मां अहिल्याबाई होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने जिस काशी को सार्वजनिक सहमति से, सबकी सहमति से सजाया, संवारा, सुंदर बनाया, उसको बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। विकास दे रहे हैं। अरे विकास बुलडोजर। धर्मेंद्र जी आपकी बात का जवाब दे दें दुबे जी, फिर मैं प्रियंका जी से एक रिएक्शन लूंगा। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण ही विकास है। ठीक है, देखिए बड़ा अच्छा लगता है जब समाजवादी पार्टी के मुंह पर नौकरी दे नहीं पाए और झूठ बोल रहे हैं। शंकराचार्य, अहिल्याबाई होलकर, ये संतों की हाल है, काशी विश्वनाथ का ये संतों की हाल है। यही हमारी सफलता है। मैं कहूंगा जूम करके दिखा दें आनंद जी और धर्मेंद्र जी, मैं कहूंगा आप जयप्रकाश जी जूम करके दिखाएं। देख रहे हैं धर्मेंद्र जी, हम देख रहे हैं। आप देखिए क्या हाल बना रखा है इन्होंने संतों का। आपने देखा चोटियां पकड़ के, ये चोटियां पकड़ के खींचते हुए आपने देखा, आनंद जी ने किया है, इनकी पुलिस ने किया है, इनकी सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर हुआ है। ये सनातन के नाम पर मंदिर तोड़ने वाले हैं, ये महमूद गजनबी औरंगजेब को पीछे छोड़ने वाले हैं जो 3000। ठीक है, दुबे जी रुकिएगा, दुबे जी रुकिए, धर्मेंद्र जी रुकिए। ठीक है दुबे जी, हम बात होगी। प्रियंका गुप्ता, मेरा एक सवाल आपसे। प्रियंका गुप्ता, ये लड़ाई ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं सरकार को घेरने के लिए, आप घेर भी रहे हैं, धर्मेंद्र जी भी घेर रहे हैं। दुबे जी रुकिए, लेकिन आपको सवाल, कांग्रेस की स्थिति आप कहां खड़े देख रहे हैं? भाई आपको तो बैक में ही चलना है, आपको समाजवादी पार्टी के सहारे चलना है। खड़े कर पाएंगे 2027 तक कांग्रेस को आप लोग, या पिछलग्गू ही बनकर रहेंगे? वास्तविकता ये है, देखिए वास्तविकता ये है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का जो धर्म होता है वो ये होता है कि वो जनता के मुद्दे उठाए। जीत हार तो दूसरी बात होती है, जीतना तो आप ये बताइए कि अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें गौरी लंकेश के जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वो भी जीत गया। तो जीतना हारना यहाँ पर चीज नहीं है, यहाँ पर ये है कि जो मनरेगा है, जो एक ग्रामीण समाज में आपके संगठन के बारे में, संगठन कहाँ खड़ा है आपका? क्योंकि आपको 27 की जंग लड़नी है, संगठन कहाँ खड़ा है? जो जिस पार्टी ने कितने साल राज किया यूपी में, आज वो क्यों पिछलग्गू बनी हुई है, ये तो बताइए ना। मैं एक बात बताइए कि ये बताइए कि अगर हम मुद्दे उठा रहे हैं तो किसके लिए उठा रहे हैं? इस देश की जनता के लिए उठा रहे हैं। संगठन हमारी, जिस संगठन की आप बात करें, 30 रैलियां पिछले सिर्फ 100 दिन में करने जा रहे हैं, 30 रैलियां, और वो भी सब जो भी मनरेगा है, मनरेगा में जो मजदूरों का हक मारा जा रहा है, उस हक को वापस लाने के लिए ये पूरी तरीके से कवायद की जा रही है। लगातार हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो पेपर लीक एक मुद्दा है, जो पेपर लीक लगातार हो रहा है। आप चाहे दरोगा भर्ती देख लीजिए, चाहे यूपी पीसीएल की भर्ती ले लीजिए, ट्यूबवेल भर्ती ले लीजिए, यूपी टेक ले लीजिए, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ले लीजिए, ARO ले लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ले लीजिए, यूपी SSSC पेट ले लीजिए, इन सारे पेपर को लीक हो रहे लगातार। आखिर सरकार क्या रही है? सरकार में पूरी तरीके से जिस तरीके से 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, रिएक्शन मुझे और भी और किसानों की समस्या है, और जिस तरीके प्रियंका जी जवाब दे रहे हैं, दुबे साहब आपकी बात का जवाब। गांव के लोगों का भी रोजगार खा गए ये। मतलब आप बताइए, मनरेगा को जो बेहतर बनाना था, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना था, वो तो कर नहीं पाए। मनरेगा को इन्होंने पूरी तरीके से उसका हक ही छीन लिया। अब गाँव नहीं डिसाइड करेगा, गाँव की पंचायत नहीं डिसाइड करेगी क्या काम होना है, अब केंद्र डिसाइड करेगा कि गाँव में क्या काम होना है, और वो भी होगा कि भैया बजट है तो काम देंगे, बजट नहीं है तो काम नहीं मिलेगा आपको। आपने उसको खाने का अधिकार भी छीन लिया, जो ग्रामीण लोग थे वो भी कर दिए। ये जो सरकारी स्कूलों में लगातार जनसंख्या की बढ़ती चली जा रही है, और प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा है वो कितनी महंगी, दारू की दुकानें लगातार बढ़ती चली जा रही है। आखिर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास क्या विनाश? विजय उपाध्याय जी से एक आखिरी रिएक्शन। ठीक है दुबे साहब, विजय उपाध्याय जी, मैं एक रिएक्शन में देखता हूँ, तमाम चुनाव होते हैं, लेकिन यूपी की और या चाहे बिहार, हर राज्य में यही होता है, अमूमन देखने को मिलता है। आप मुद्दे गौण हो जाते हैं, कहीं ना कहीं या तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा या फिर जातियों में चुनाव चला जाता है। आपको लग रहा है कि 27 का चुनाव भी जाएगा इधर ही, हिंदू मुसलमान, वही कास्ट फैक्टर? देखिए, कास्ट फैक्टर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा 2027 में, लेकिन हिंदू मुसलमान तो 1947 से है, हमारे संविधान में उसकी व्यवस्था है।
तो वो तो कोई अलग बात नहीं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक तो संविधान भी मानता है, तो हिंदू मुसलमान तो संविधान में भी है, तो पार्टियां अगर उस पर राजनीति करती है तो गलत क्या करती हैं। मुझे लगता है कि 27 में देखिए कई चीजें हैं। एक बात यह है कि गवर्नेंस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा उत्तर प्रदेश में। दूसरा, उत्तर प्रदेश एक ग्रोइंग स्टेट है, यहाँ आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। और अकेले योगी सरकार ने डेवलपमेंट किया ऐसा नहीं, हाँ गति थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन 2007 से जब से स्थिर सरकारें आई, बहुमत सरकार ने नहीं, तब से उत्तर प्रदेश की विकास में स्थिरता आई है। चाहे मायावती का पीरियड हो, फिर अखिलेश यादव ने 12 से 17 में डेवलपमेंट के काम को काफी तेज किया, एक्सप्रेसवे बनाए उन्होंने, बहुत अच्छा बनाया जी। और 17 के बाद लगातार 2 सरकार भाजपा को मिली, और इस सरकार में जो टेक ऑफ स्टेज था हमारे इकोनॉमी का, बिल्कुल उस पे काफी आप देखिए हमारा बजट का आकार 8 लाख करोड़ पहुंच गया। बिल्कुल, और ये बढ़ भी रहा। मैं माफी चाहूंगा विजय उपाध्याय जी, मेरे पास कम वक्त है थोड़ा सा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यूपी मांगे उत्तर में, क्योंकि यूपी इतना बड़ा है तो चर्चा, मुद्दे भी बहुत बड़े हैं, तो चर्चा के लिए वक्त भी बहुत ज्यादा की जरूरत है, लेकिन वो है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।